Assalamu alaikum students, my name is Waqar Hassan and today we will have a very important discussion on the selection of topic in CSS paper, CSS essay paper. Yes, टॉपिक सेलेक्ट कैसे करते हैं बैठ के पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और पहले 20 मिनट सीएसएस में आपको पास फेल पूरे सीएसएस में करवा सकते हैं, तो टॉपिक सेलेक्ट करना डिफिकल्ट जॉब। ऐसे के पेपर में टॉपिक सेलेक्ट करना जो सा होता है वो आपके सफ़र का आगाज़ भी कर सकता है सीएसएस का और ख़त्म भी कर सकता है आपका सफ़र। तो आज डिस्कशन करते हैं पास्ट पेपर को सामने रख के कि आपको टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए अपने ऐसे का, और क्या वो चीज़ें हैं जो आपको टॉपिक सिलेक्ट करने में सामने रखनी चाहिए ताकि आप एक सेफ तरीके से ऐसे करें, ना कि आप रिस्क में ऐसे करें। तो पास्ट पेपर को एक कुछ खोलते हैं और उसमें से देखते हैं कि आपको कौन से टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करने चाहिए अगर हम पास्ट पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो ये आपके सामने पेपर देखते हैं जी, ये पेपर है 2018 का। अच्छा, अब इसमें पहला टॉपिक है रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। हायर एजुकेशन पाकिस्तान इज रेमेडीज। अच्छा, फिर सीपैक के ऊपर टॉपिक आया हुआ है, टू मैनी ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बिकॉज वी आर लिविंग आवर फियर्स। अच्छा, उसके बाद फिर प्योर ऐसे के टॉपिक्स हैं इसके अंदर, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। मुख्तलिफ टॉपिक है और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा पेपर है, बैलेंस है। रूल ऑफ लॉ के ऊपर भी आया है। अब आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना होता है। अब इसमें मुश्किल ज़्यादा पेपर है ये, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा आते होते हैं आपको ऐसे पेपर में। उसमें सबसे अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस ऐसे में अगर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स अगर आपने सेलेक्ट किया, तो स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी को देख के ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं कि डेमोक्रेसी तो मैं लिख लूँगा। इसकी की टर्म्स को नहीं देखते कि इसमें होप्स की बात है और हर्डल्स की बात है। बेसिकली इस पूरे ऐसे को बैलेंस करना था अपने होप्स एंड हर्डल्स के ऊपर कि डेमोक्रेसी के लिए क्या होप्स और क्या हर्डल्स है। की टर्म्स इसकी ये थी, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स की। तो अगर आपने की टर्म्स पे फोकस करें तो फिर आप टॉपिक सेलेक्ट करने में ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। ऐसे के टॉपिक को पढ़ के की टर्म्स के ऊपर फोकस किया करें कि आपको आती। फॉर एग्जाम्पल, द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। मेरे ख्याल से ये सिक्योर है से बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की टर्म, वेज टू काउंटर इट की टर्म्स। अब आपको पता है कि इसमें आपने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करनी है और उसको काउंटर करने पे तो सीधी सीधी बात, जितनी भी टर्म्स हैं आपको उनका बड़ा वाज़ेह तौर पे उनका आंसर आपको पता है कि जी मैंने इस पे बात करनी है, इस पे। तो की टर्म्स को आप अगर स्टेटमेंट में देखें और अगर की टर्म्स का आंसर आपके पास है तो वो ऐसे सेफ होता है। प्लस ऐसे सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका बैकग्राउंड नॉलेज। देखा ये करें कि आपने इस टॉपिक के बारे में कोई स्टडी की, आपने पहले क्या इस पे लिखा, आपने क्या कोई आर्टिकल पढ़ा, आपने क्या आपने इसके बारे कोई डॉक्यूमेंट्री कोई आपने देखी हो, क्या आपने कोई स्पीच सुनी हो। बैकग्राउंड नॉलेज अगर आपके पास टॉपिक के बारे नहीं है तो वो करना भी रिस्क होता है। अब हायर एजुकेशन पाकिस्तान इज रेमेडीज, तो स्टूडेंट सोचते हैं हायर एजुकेशन हम लिख लेंगे, लेकिन उसकी इल्स क्या हैं क्या आपको पता है सारी? क्या रेमेडीज आपके पास हैं अच्छी? तो की टर्म्स क्या थी? हायर एजुकेशन ठीक है, ये तो देख के आपको लगा कि आपको आता होगा। इल्स के बारे में क्या आपके पास एनफ डाटा है? रेमेडीज के बारे में क्या आपके पास एनफ डाटा है? तो पॉइंट ये है कि आप जब ऐसे के पेपर सामने आता है तो ऐसे सेलेक्ट करने के लिए की टर्म्स को देखा करें कि जो इस टॉपिक में की टर्म्स हैं, क्या मैं वो की टर्म्स के ऊपर बात कर सकता हूँ, क्योंकि पूरा ऐसे आपकी की टर्म्स के ऊपर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ लॉ, विल रूल ऑफ लॉ ऑलवेज रिमेन ए मिथ इन आवर कंट्री। अब इसमें काउंटर आर्गूमेंट्स की भी डिमांड है, क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया आपसे। तो क्या आप इस ऐसे में रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको पता है कि रूल ऑफ लॉ आपकी, अब पहले तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किसकी फेवर में जाएंगे या अगेंस्ट जाएंगे। तो ये डिसीजन लेना आपके आर्गूमेंट्स पे बेस करेगा कि आप फेवर में जाएंगे तो क्या आर्गूमेंट्स आप देंगे, अगेंस्ट जाएंगे तो क्या आर्गूमेंट्स देंगे, कि क्या वो मिथ है या नहीं। ठीक है, अब मिथ की फेवर में और अगेंस्ट के आर्गूमेंट्स देंगे, फिर ये है कि इसके काउंटर आर्गूमेंट्स क्या देंगे आप। तो ये चीज़ें आप पहले डिसाइड करेंगे टॉपिक के बारे में
कि क्या मैं इन सारी बातों के जवाब दे लूँगा जो इस स्टेटमेंट के अंदर पूछी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये है, द इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया प्रॉस्पेक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। तो आपने इसमें क्या देखना है, स्टूडेंट्स कहते हैं इमर्जिंग पावर ऑफ सोशल मीडिया पे मैं लिख लूँगा, ठीक है, लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, वो इतना मुश्किल नहीं है लिखना। लेकिन क्या प्रॉस्पेक्ट्स और प्रॉब्लम्स जो से हैं, क्या आपको सोशल मीडिया, इमर्जिंग पावर सोशल मीडिया के प्रॉस्पेक्ट्स आपने की पढ़े, क्या आपके माइंड में हैं? क्या उसकी प्रॉब्लम्स आपने कभी पढ़ी, क्या आपके माइंड में हैं? तो की टर्म्स क्या हुई यहाँ पे? प्रॉब्लम्स, प्रॉस्पेक्ट्स और इमर्जिंग पावर सोशल मीडिया, ये इसकी की टर्म्स हैं। आपने इन तीनों को लिंक करना है, आपने इन तीनों को लेके चलना है पूरे ऐसे में, और आपने इन तीनों पे क्लोज करना है ऐसे। तो क्या एक टर्म की बेस पे पूरा ऐसे लिख पाएंगे? और अगर लिखेंगे तो फिर भी फेल होंगे। तो ऐसे के टॉपिक, अब एक और ऐसे के टॉपिक, एक और पेपर देखते हैं। ऐसे के टॉपिक में आपने ये चीज़ देखनी होती है कि क्या आप ऐसे के अंदर जो टर्म्स पूछी हुई हैं उनको आप पूरे ऐसे में एग्जामिनर की डिमांड के मुताबिक डिस्कस कर पाएंगे या नहीं। अब यहाँ पे ऐसे गुड गवर्नेंस एंड द रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट। गुड गवर्नेंस के ऊपर सारा ऐसे नहीं लिखना, आपने इसको लिंक करना है रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट से। ये ऐसे इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर चलेगा, थीसिस से लेके टॉपिक स्टेटमेंट्स तक, टॉपिक स्टेटमेंट से लेके कंक्लूजन तक। अब अगर आप इस पे गुड गवर्नेंस पे लिख आएंगे तो फिर ये ऐसे आपका फेल होगा। आपने रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट को लिंक करना है गुड गवर्नेंस से इस ऐसे के अंदर, और आपने हर पैराग्राफ में बराबर इसकी प्रोपोर्शन रखनी है। तो की टर्म इसमें सिर्फ गुड गवर्नेंस से ही थी, रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट भी इसमें की टर्म है जो कि आपने जहन में रखनी है। तो की टर्म्स अगर आप दोनों के बारे में, यहाँ पे दो इसमें टर्म्स यूज़ हुई हैं, रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट या गुड गवर्नेंस, क्या आप दोनों के बारे में कॉन्फिडेंट है कि आप दोनों को बैलेंस कर लेंगे? क्या आप दोनों को लेके चल सकते हैं साथ? ये डिसाइड करें, तब आप टॉपिक सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, प्रोग्रेसिव एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान एंड ओवरव्यू, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आजकल भी इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है कि पहले तो पॉवर्टी के ऊपर ऐसे नहीं है, ये प्रोग्रेसिव एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी के ऊपर ऐसे है। तो क्या आप इस ऐसे में प्रोग्रेसिव एलिवेशन के ऊपर लिख लेंगे कि कैसे आप पॉवर्टी को ओवरकम करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, और क्या स्टेप्स आप दे सकते हैं? तो टर्म्स को देखा करें। प्रोग्रेसिव एलिवेशन, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ यूज़ किया है, सिर्फ पॉवर्टी इन पाकिस्तान नहीं है ऐसे कि आप पॉवर्टी के ऊपर पूरा ऐसे लिखते। बच्चे क्या काम करते हैं, पॉवर्टी पे पूरा ऐसे लिख देते हैं, हालांकि उसने प्रोग्रेसिव एलिवेशन साथ लिंक किया है इसके, कि प्रोग्रेसिव एलिवेशन को लिंक करे पॉवर्टी से। तो फिर वही बात है, की टर्म्स अगर आपने नहीं जल्दी में पढ़ी और आप ऐसे की एक साइड कवर कर आते हैं और दूसरी साइड को इग्नोर कर देते हैं, तो आप फेल हैं, चाहे आप अच्छी इंग्लिश लिखते हैं। इसी तरीके से एक और पेपर देखते हैं जिस तरह ये है, डिलेमा ऑफ वाटर एंड एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। डिलेमा ऑफ वाटर एनर्जी क्राइसिस में आप वाटर क्राइसिस और एनर्जी क्राइसिस दोनों को साथ लेके चलेंगे। इसके कॉजेज़ बताएंगे आप, इफेक्ट्स बताएंगे, फिर सोल्यूशन बताएंगे, सोल्यूशन में भी दोनों की बताएंगे। तो यहाँ पे दो की टर्म्स है, वाटर एनर्जी क्राइसिस, उनकी आपने बात करनी है। तो ये तो चलें ज़्यादा आसान ऐसे है। बाकी टॉपिक्स अगर आप इसमें देखेंगे तो वो लिटरेरी आ जाते हैं, तो वो तो आप अटैम्प्ट करेंगे तभी जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। अब यहाँ पे यंग हैबिट्स डाई हार्ड है, तो क्या आप इसके ऊपर आर्गूमेंट्स जनरेट कर लेंगे या प्रूव कर लेंगे? यंग हैबिट्स डाई हार्ड में आप अपने आर्गूमेंट्स की स्ट्रेंथ पे बिलीव करते हैं? तो टॉपिक हमेशा वो सेलेक्ट करें, इसलिए ना करें कि मैं बिल्कुल ही एक वो टॉपिक कर लेता हूँ कि जी एग्जामिनर के वाह इस बच्चे ने तो बिल्कुल ही जो सा है टॉपिक वो सेलेक्ट कर लिया जो किसी ने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आप डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट करते हैं ना, तो एग्जामिनर ज़्यादा उसकी अटेंटिव हो जाता है कि इसने वो टॉपिक किया जो किसी ने नहीं किया, देखते हैं क्या किया है। तो वो ज़्यादा टेंशन आप उसकी ले लेते हैं, वो फिर गौर करता है कि आपने सही भी किया नहीं किया, फेल ज़्यादा भी कर सकता है आपको। तो ये मत सोचा करें मैं बिल्कुल डिफरेंट करूंगा तो पास जाऊंगा, नहीं। हमेशा मैं कहता हूँ गो विद द फ्लो, टॉपिक करें जो आपको बहुत अच्छी ग्रिप जिस पे आपकी हो, जिन स्टेटमेंट्स के ऊपर अच्छी ग्रिप हो आपकी। फॉर एग्जाम्पल ये अब था, अब ये मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल पेपर था, क्यों? इसमें चांस आपके वो आपको ज़्यादा चॉइसेस दे दी हैं। IMF बेल आउट्स, रोड टू स्टेबिलिटी, ये वाला टॉपिक न्यूज़पेपर में था मेरे ख्याल से, और ये आपने दो साइड, इसमें से दो में से एक प्रूव करना है कि स्टेबिलिटी है या डिजास्टर है। अब एक जब आपने साइड प्रूव करनी, दूसरे काउंटर आर्गुमेंट्स भी आपने देने हैं फिर। तो ये बड़ा बैलेंस करने वाला ऐसे था। पहले आप IMF बेल आउट्स के बारे में पता होना चाहिए कि IMF का प्रोग्राम कब से पाकिस्तान के पास है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कितने हमने ले लिए हैं, फिर उसका उनका हमें ज़रूरत क्यों है,
उसका इम्पैक्ट क्या होता है, फिर बताएंगे वो स्टेबिलिटी ला रहे हैं या वो डिजास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं हमें। फिर काउंटर आर्गूमेंट्स देंगे कि कुछ लोग समझते हैं स्टेबिलिटी है, कुछ समझते हैं डिजास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो काउंटर आर्गूमेंट्स तक लेके फिर कंक्लूजन तक बैलेंस करना, तो इसके पार्ट ज़्यादा हैं, तो इसकी डायमेंशन भी ज़्यादा है, बैलेंस करना मुश्किल है। अच्छा, फिर आपका यहाँ पे इनफॉर्मल इकोनॉमी, वे फॉरवर्ड। अब ये इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, इसकी की टर्म है इनफॉर्मल इकोनॉमी। इसकी की टर्म है इनफॉर्मल इकोनॉमी। बच्चे ये भूल जाते हैं की टर्म कौन सी इस्तेमाल की हुई है। की टर्म है इनफॉर्मल इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात कर रहा है। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी, इनफॉर्मल सेक्टर्स की बात करनी है आपने, वे फॉरवर्ड देनी है। तो की टर्म्स के ऊपर ऐसे आपके चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जी, प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, सिर्फ उसने ये नहीं पूछा, उसने अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों पूछे हैं। तो क्या आपको अपॉर्चुनिटीज पता है, क्या चैलेंजेस पता है, क्या इन दोनों को बैलेंस कर लेंगे? की टर्म्स इसकी ये है, क्या आप तीनों चीज़ों को बैलेंस करेंगे, टूरिज्म को, उसके चैलेंजेस को, उसकी अपॉर्चुनिटीज को? फिर वुमेन यूनिवर्सिटीज एज एजेंट्स ऑफ चेंज। पहली बात है वुमेन यूनिवर्सिटीज की, फिर प्रूव करना है उनको एज एजेंट्स ऑफ चेंज। तो इन ये यहाँ पे की टर्म है एजेंट्स ऑफ चेंज। क्या आप प्रूव कर पाएंगे कि वो एजेंट्स ऑफ चेंज के तौर पे वुमेन यूनिवर्सिटीज काम करती हैं या नहीं करती? की टर्म है एजेंट्स ऑफ चेंज, तो उसको लिंक करना है वुमेन यूनिवर्सिटीज से। तो बात ये कि ऐसे एक टॉपिक सेलेक्ट करते वक्त आप करें ये कि टॉपिक आपके सामने आपको पसंद आ गया, आप उसकी की टर्म्स निकालें, पोलराइज पॉलिटिक्स, इश्यूज, चैलेंजेस, किसकी, डेमोक्रेसी की। अब इसमें की टर्म्स आपने आइडेंटिफाई कर ली। पोलराइज पॉलिटिक्स के ऊपर आप लिख सकते हैं क्या, उसके इश्यूज पे चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी से लिंक कर सकते हैं उसको, फिर तो ठीक है। वरना आप ऐसे ख़राब करते हैं। मतलब स्टूडेंट्स की ज़्यादा अप्रोच होती है कि टॉपिक देखते हुए कहते हैं ये मैं कर लूँगा, उसकी की टर्म्स से फोकस नहीं करते। जब की टर्म्स फोकस नहीं करते तो जो एग्जामिनर डिमांड कर होता है कि ये फैक्टर्स आप ऐसे में लिंक करें, सारे फैक्टर्स आप लिंक नहीं करते, आप ऐसे लिखाते हैं कि जी मैंने, एग्जामिनर ने पूछा मैंने ऐसे लिख दिया। जब सारी की टर्म्स को आपने रिलेट नहीं किया तो आप ऐसे में फेल होते हैं। तो जब भी ऐसे में टॉपिक आप सिलेक्ट करें, आप पेपर में जा रहे हैं, तो की टर्म्स देखें, की टर्म्स क्या उसमें है, कौन कौन सी बातें उसने लिंक करने को कही हैं। क्या आप सारी की टर्म्स पे आपको लिख सकते हैं? क्या सारी की टर्म्स के बारे में आप एक बैलेंस डिस्कशन कर सकते हैं? क्या तीन की टर्म्स को आप लिंक करके प्रूव कर सकते हैं? तब आप वो ऐसे सेलेक्ट करें। सिर्फ एक दो की टर्म्स के आने पे ऐसे मत सेलेक्ट किया करें कि जी मुझे जैसे तीन बातें पूछी, दो तो आती, तीसरे को मैं लिंक कर लूँगा नहीं, वो बड़ी रिस्की अप्रोच होती है। अच्छा, जिस तरह ग्लोबल पावर डायनामिक्स है, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, तो उसमें हर स्टेटमेंट में आपने इन दोनों को लिंक करना है, पावर डायनामिक्स को और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को। तो आपको फॉरेन पॉलिसी की पता होना चाहिए और ग्लोबल पावर डायनामिक्स की पता होना चाहिए, दोनों की टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। तब आप जाके इनको लिंक करेंगे हर टॉपिक स्टेटमेंट में, थीसिस में, कंक्लूजन में, इंट्रोडक्शन में, तब जाके ऐसे पास होगा। पैराग्राफ में प्रूव करेंगे दोनों कैसे लिंक करते हैं, किस तरह से हम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे की टॉपिक की सिलेक्शन में की टर्म्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। की टर्म्स को रीड करना, उनको समझना, उनके बारे में ये देखना कि आप लिख लेंगे, फिर सारी की टर्म्स क्या वाज़ेह हैं आपके सामने उस स्टेटमेंट के अंदर, आपको पिक्चर वाज़ेह है, अगर पिक्चर वाज़ेह है तो फिर आप ऐसे लिखें, नहीं तो आप रिस्क लेते हैं। और जब आप रिस्क लेते हैं तो ज़ाहिर बात है आपका ऐसे जो है वो पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो की टर्म्स पे ऐसे देखा करें, की टर्म्स के ऊपर ऐसे प्लान किया करें और की टर्म्स को प्रॉपर उनके हक के मुताबिक उनको टाइम दिया करें और उनको प्रूव किया करें। तो ये टॉपिक सेलेक्ट करने के बारे में। और टॉपिक सिलेक्शन में एक चीज़ और, आपका बैकग्राउंड में मैटर करता है उस टॉपिक के बारे में, या आपने लिखा हो या आपने कहीं पढ़ा हो। बिल्कुल ही ब्लैंक टॉपिक में लिख देते हैं। टॉपिक वो सेलेक्ट करते हैं जिसके बारे में आपको तो कुछ ना हो, जिसमें आपने कोई यूनिवर्सिटी में स्टडी की है या सीएस स्टडीज़ के दौरान कुछ स्टडीज़ की हैं, अखबार में आर्टिकल्स पढ़े हैं, जिसके बारे में आपका कुछ विजन हो ऐसे के बारे में, वो लिखा करें। वो ऐसे सेलेक्ट करना जिसमें आप फर्स्ट टाइम उसको देख के कर रहे हैं, जी मैं कर लूँगा, मैं लिख लेता हूँ अच्छा, वो रिस्क होता है। रिस्क नहीं लेना चाहिए। सीएस के पेपर में एक पेपर होता है, पहले 15-20 मिनट टॉपिक सिलेक्शन के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले 15-20 मिनट में मेक और ब्रेक होता है आपका सीएसएस का। तो पहले 15-20 मिनट में सिलेक्शन टॉपिक इस तरह किया करें जिस तरह मैं समझाइए, ताकि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें और पास करें ऐसे। ठीक है? देखते रहें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।